हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 जो है क्लास 8 की हिस्ट्री का, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग उसके प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो आइए सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होगा फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट से। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब। लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। कहने का मतलब ये है कि 1819 से तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीक़ों पर ना क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में जैसे कि विपिन चंद्र पाल हैं, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इन नेताओं को ना शॉर्ट में पाल कहा जाता है। इससे ज़्यादातर जो नेता थे उन्होंने मतलब ये चाहते थे कि जो कांग्रेस है वो कुछ दूसरे उद्देश्य पे काम करे, मतलब उनके काम करने का वो चेंज करना चाहते थे इन चीज़ों को। ठीक है, उन्होंने फिर यहाँ पे है कि they criticize the moderates for their politics of prayers and emphasize the importance of self-reliance and constructive work. They argued that the people must rely on their own strength, not to the good intention of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it." कहने का मतलब ये है कि इनका कहना था जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है उस तरीके से काम करके हमें कभी भी अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और उन्होंने काफ़ी कांग्रेस की आलोचना भी की थी और कहा था कि आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, मतलब कि हमें अपने द्वारा काम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार हमारे जो करेगी अच्छा करेगी, उस पर विश्वास ना करके हमें अपनी ताकत का प्रयोग करना चाहिए और ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज्य के लिए मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने एक नारा दिया था, तिलक का पूरा नाम मतलब बाल गंगाधर तिलक था इनका पूरा नाम। उन्होंने नारा दिया था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, आगे देखिए उनके बारे में और बताया गया। ये देखिए यहाँ फिगर भी बना हुआ है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे और आगे स्टार्ट करते हैं। इन 1905 विसरी सर्जन पार्टीशन बंगाल। यहाँ पे है कि 1905 में वारसराय था, एक कर्जन था। ठीक है, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उस वक्त बंगाल जो है ना, इन दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। मतलब उस वक्त जो बंगाल है वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा मतलब जगह था। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, बिजनेस करते थे। The British argued for dividing Bengal for regions of administrative convenience, but what did administrative convenience means? Whose convenience did it present? ठीक है, तो यहाँ पे है कि बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय भी बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों ने क्यों डिवाइड किया था? उनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की सुविधा को देखते हुए हमें बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रशासकीय सुविधा मतलब कि किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए वो बंगाल का विभाजन करना चाहते थे और किस तरीके का और जो सुविधाएँ थी या जो भी चीज़ें लागू होती हैं, जो भी चीज़ें शुरुआत होती बंगाल विभाजन के बाद, उसकी सुविधा किसको मिलने वाली थी। ठीक है, तो क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। तो ये जाहिर था कि इसका हर एक पूरा जो फ़ायदा होता वो किसको मिलता, अंग्रेज अफसरों को या उनके व्यापारियों को ही मिलने वाला था। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government split East Bengal and merged it with the Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। कहने का मतलब है, लेकिन सरकार ने जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार ने जो गैर बंगाली इलाकों को अलग नहीं किया था, मतलब ऐसे इलाकों को अलग नहीं किया था जो बंगाल के नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि जो ऐसे इलाके थे पूर्वी भाग के उसको असम में मिला दिया था। तो पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ का क्या आकार, मतलब पूर्वी बंगाल को उन्होंने असम से मतलब बंगाल से क्यों अलग किया था? पूर्वी बंगाल को उन्होंने असम में मिला दिया था और बंगाल से अलग इसलिए कर दिया था कि
मतलब बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। मतलब कि जो मोस्टली मॉडरेटर्स थे, जो लीडर्स थे अच्छे अच्छे ना, वो पूर्वी साइड में थे, असम साइड में थे, जो असम साइड में पड़ता था, पूर्वी बंगाल। तो उन्होंने इसका डिवाइड कर दिया ताकि वो लोग ज़्यादा हस्तक्षेप, वहाँ के जो राजा थे, व्यापारी थे, वो उनके काम में ज़्यादा हस्तक्षेप ना कर पाए, इंटरफेयर ना कर पाए। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेटर्स एंड द रेडिकल्स एज दे मेड बी कॉल्ड अपोज्ड इट। बंगाल के विभाजन से देश भर में ना गुस्से, देश भर के लोग, सभी लोग गुस्सा हो गए थे। ठीक है। मध्य मार्गी जो लोग थे और आमूल परिवर्तनवादी, मतलब देखिए मॉडरेटर्स मतलब क्या होते हैं, जो अपने तरीके से मतलब अच्छे तरीके से चलते हैं, किसी का गलत नहीं करते। ठीक है। और रेडिकल्स मतलब होते हैं जो थोड़ा उग्र होते हैं। ठीक है, जो ताकत की बात करते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस का विरोध किया था। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि सरकार हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी, और इनका रेडिकल्स का कहना था कि सरकार चाहे अच्छा सोचे चाहे नहीं सोचे, लेकिन हमें अपने ताकत से चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। तो विशाल क्या हुआ, काफ़ी, फिर यहाँ पे देखिए काफ़ी लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। मतलब कि काफ़ी क्या हो गया, आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। ओके। फिर क्या, द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड कैम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। और ठीक है, इसमें जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो लोगों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, उसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर के द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू इन डेल्टिक आंध्र एंड फॉर स्ट्रीम्स इट इज़ नोन एज द। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इट इज़ नोन एज द, यहाँ पे क्या लिखा है, वंदे मातरम मूवमेंट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लोग थे उन्होंने चीज़ों के प्रतिरोध करने के लिए, विरोध करने के नए नए रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। इनमें जो संघर्ष था उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता था। ये जो आंदोलन था ये बंगाल में ना सबसे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इसके अन्य इलाकों में भी, मतलब बंगाल के आसपास के इलाकों में भी काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे थे। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा वाला इलाका था ना, वहाँ पे इसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किसी इसी स्वदेशी मूवमेंट को आंध्र वगैरह प्रदेश के डेल्टा इलाकों में क्या वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से देखिए यहाँ पे है, थाउजेंड्स ज्वाइन द डिमॉन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब संघर्षों को ज्वाइन किया था। देखिए जुलूस निकल रहा है ना, हजारों ने इस तरीके से जुलूस को ज्वाइन किया था। फिर यहाँ पे है कि द स्वदेशी टू अपोज्ड ब्रिटिश रूल एंड इंक्रीज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी enterprise, national education and the use of Indian languages to fight for Swaraj. The radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods. Some individuals also began to suggest the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. स्वदेशी आंदोलन ने जो ब्रिटिश शासन का विरोध किया था, जो स्वदेशी आंदोलन थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों का विरोध किया था। और स्वयं सहायता स्वदेशी, मतलब उनका ये था कि अपनी सहायता में खुद से करनी चाहिए, फाइट लड़ाई भी हमें खुद से करनी चाहिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने हर चीज़ों के, अपनी भाषा के लिए हमें खुद से स्टैंड लेना होगा, खड़ा होना होगा। ठीक है। स्वराज के लिए रेडिकल्स थे ना, और मतलब उन्होंने कहा था, जो रेडिकल्स थे, जो उग्र थे, उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना होगा, हमें ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सामानों को, हर चीज़ों का बहिष्कार करना होगा, मतलब त्याग करना होगा। हमें बहिष्कार करने मतलब उनके द्वारा बनाए गए, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए, ब्रिटिश देशों से आए हुए सामानों को यूज़ नहीं करना है, हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए, उखाड़ के फेंकने के लिए काफ़ी क्रांतिकारी हिंसा को सपोर्ट करते थे। ठीक है। क्रांतिकारी मतलब कुछ भी कर जाने, किसी चीज़ के बदले, मतलब अगर लड़ाई झगड़े मार काट भी करना हो तो उसके बदले भी उनको मतलब बस ब्रिटिशर्स को उनको हटाना था, ये था उनका। ठीक है। The opening decades of the 20th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में ना कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। 1906 में मुस्लिम जमींदारों ने और नवाब वगैरह ने एक समूह में मिलकर, ढाका नाम का एक जगह है पाकिस्तान में, इस समय है बांग्लादेश है ढाका, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। लीग ने जो ये मुस्लिम लीग बना था, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल जो विभाजन हुआ था उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। और इस मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग
मतलब इन लोगों का डिमांड क्या था, द लीग सपोर्टेड द पर्सन ऑफ बंगाल, ये बंगाल की भाषा को सपोर्ट करते थे, मुस्लिम लीग बनी थी। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम्स एंड द डिमांड कंसीड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, मतलब इनका ये था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य, एक अलग जगहों की व्यवस्था की जाए। और इनकी जो मांग थी ना, उसको 1909 में सरकार ने मान भी लिया था। क्यों माना था? क्योंकि इन्होंने ये बंगाली भाषा को सपोर्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद है कि सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम हु कुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। अब क्या है कि जो काउंसिल्स वगैरह में जो थे, जो परिषद वगैरह थे, वहाँ पे कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए भी सुरक्षित कर दी गई थी, जिन्हें मुस्लिम जो वोटर्स थे उनके द्वारा ही उनको चूज़ किया जाता था, मतलब मुस्लिम वोटर्स उनको ही चूज़ करते थे। ठीक है, दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। धार्मिक समुदाय के जो, मतलब इसमें क्या है कि इसमें राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। देखिए इससे क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों को जो जगह मिली परिषद में, काउंसिल में, तो उनको वोट कौन देता था? मुस्लिम ही देते थे, उनको ही अपना नेता वो चुनते थे। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों में भी ये चालू हो गया था कि हमारा अलग अलग धर्म का अलग अलग एक स्थान होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। और इस तरीके से सभी की डिमांड बढ़ती गई कि सभी लोग गवर्नमेंट में शामिल होने लगेंगे धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहीं पे है कि मीन वाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 द मॉडरेटर्स वर अपोज टू यूज ऑफ boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates with Tilak's followers functioning more outside. The two groups फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि reunited in December 1915. The next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. 1907 में जब कांग्रेस टूट गई, ये जो मॉनिटर्स थे इन्होंने बड़ा मतलब इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बल के प्रयोग की आवश्यकता, मतलब अब इन लोगों ने भी ये लोग भी मानने लगे थे कि हमें बल की, मतलब कहने का मतलब इस रिश्ते के रेडिकल्स थे जो उग्र थे, उनका मानना था कि हमें बल का प्रयोग करना चाहिए। मॉनिटर्स जो थे, जो शांत स्वभाव के थे, उन लोगों का मानना ये था कि किसी भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संगठन जो इनका 1907 में कांग्रेस जब टूट गई तो इस तरीके से क्या हुआ, जो तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे, मतलब कि जो तिलक जैसे लोग थे, ये लोग काफ़ी उग्र थे, ये लोग क्या है अलग अलग जगहों से काम करने लगे थे। दिसंबर 1950 में दोनों मुख्य, मतलब कि जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस में क्या हो गया, गठबंधन हो गया था। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। मतलब क्या है गठबंधन, समझ तो मतलब कहने का मतलब ये है ना कि लखनऊ समझौता इन लोगों के पास हुआ था। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ये लोग एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा था, मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश को निकालने का इन लोगों का इरादा था बाहर, तो ये दोनों लोग साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। यहाँ पे देखिए क्या मतलब है, यहाँ का जन राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वीमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल। मतलब 1919 के बाद जो ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में संघर्ष चलने लगे, स्ट्रगल चलने लगे, तो उनमें अधिक से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसमें कौन कौन थे, मतलब किसान भी थे, ट्राइबल्स थे, विद्यार्थी भी थे, विमेंस भी थी, उनमें औरतें भी थी उनमें। ठीक है, और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी थे। और कई बार क्या है कि जो मतलब फैक्ट्री में काम जो मज़दूर लोग भी थे, उन्होंने भी आंदोलन में अपना योगदान दिया था। ठीक, तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। कहने का ये है कि पहले विश्व युद्ध में भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश शासन थे वो अपने रक्षा, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो अपने सोल्जर्स पे, सिपाहीज पे, अपने आर्मीज पे काफ़ी पैसा खर्च करने लगे थे। ठीक है, सैनिक व्यय में इजाफे था, युद्ध आपूर्ति वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में जो काफ़ी उछाल आ गया था। मतलब कहने का है जब लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आर्मी में लगा रहे थे ब्रिटिश शासन के लोग, ठीक है, ब्रिटिश सरकार, तो जो और ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो काफ़ी महंगी हो गई थी, उनका भार, उनका जो कॉस्ट है, उनका पैसा काफ़ी बढ़ गया था।
ठीक है। तो जब सामान की प्राइस बढ़ जाती है तो जो आम जनता होती है, जो गरीब जनता होती है, उनकी ज़िंदगी तो मुश्किल हो जाएगी, वो कैसे परचेस करते। और दूसरी ओर क्या था कि जो बिजनेसमैन थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ भी एज यू हैव सीन चैप्टर 7 द वॉर क्रिएटेड द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड जूट बैग्स क्लॉथ रेल्स एंड कॉज अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। मतलब जिस तरीके से आपने देखा कि चैप्टर 7 में पढ़ा था कि किस तरीके से आयरन वगैरह स्टील कंपनी ग्रोथ करने लगी थी, डिमांड बढ़ती गई थी, है ना। तो उस तरीके से जब डिमांड बढ़ती गई तो हमारा दूसरे देशों से इम्पोर्ट जो था वो कम ख़त्म हो गया था। मतलब हम दूसरे देशों से सामान नहीं मंगा रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे है कि फिर यहाँ पे देखिए है कि इंडिया इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे है कि इस प्रकार हम देखेंगे कि अन्य देशों से भारत आने वाले जो सामान थे उसमें कमी हो गई थी। इस तरह युद्ध के समय भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। मतलब कि जैसे जैसे भारत में युद्ध होने लगा तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी ना उसका काफ़ी ग्रोथ हुआ। ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इससे कौन कमा रहा था, बिजनेसमैन ही कमा रहे थे। ठीक है। फिर यह है कि द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। जो वॉर की वजह से युद्ध की वजह से जो ब्रिटिश शासन थे ये लोग अपनी आर्मीज़ को और बड़ा कर रहे थे। ठीक है। और ये क्या करते थे, विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। मतलब कि गाँव में जाके लोगों को ये लोग धमकाते थे और प्रेशराइज करते थे कि आर्मी में शामिल हो। ठीक है। मतलब सिपाही बने, रक्षा करें। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रॉड। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग संख्या में सिपाहियों को भेजा गया। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बहुत सारे सिपाहियों को जब दूसरे देश में भेजा जाने लगा फाइटिंग के लिए, इस चीज़ों को संभालने के लिए, तो इनमें से जो बहुत सारे जो सिपाही थे वह युद्ध के बाद मतलब ये समझ के वापस आए थे कि किस तरीके से ये जो शक्तियाँ, ये जो पावर है ना, ये एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही हैं। इसके बाद ये लोग के भारत में शासन का विरोध करने लगे। मतलब कहने का है कि इन्होंने जब युद्ध में गए तो अलग अलग देशों में इन्होंने देखा कि किस तरीके से अलग अलग देशों के लोग ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश के लोगों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों जब वापस आए अपने देश में, भारत में, अपनी जगह पर, इन लोगों ने वही तरीका अपनाया था ब्रिटिश शासकों को का विरोध करने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि furthermore, in 1917, there was a revolution in Russia. News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिज्म। इसके बाद 1917 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के बाद किसान और मजदूरों में क्या हुआ कि संघर्षों का समाचार व समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। मतलब किसान और मजदूरों के बीच में भी उनको क्या, उनके अंदर भी मतलब कि ये उनके अंदर फीलिंग आ गई कि उन्हें भी संघर्ष करना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। और जिससे क्या हुआ कि जो भी भारत के राष्ट्रवादी थे, जो यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, जो लोग नेशनल मूवमेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मतलब कि जो नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उनमें भाग लेने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल होते जा रहे थे। ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। जो किस तरीके से महात्मा गांधी का इसमें आगमन हुआ था, आगमन मतलब किस तरीके से महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे है कि इट इज़ इन दीज सर्कमस्टेंसेज दैट महात्मा गांधी इमर्जेड एज अ मास लीडर। एज यू मे नो, गांधी जी एज 46 अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहाँ पे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उनकी एज कितनी थी, 46 थी। 1915 में वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में। हैविंग लीड इंडियंस इन दैट कंट्री नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शंस, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर नोन इंटरनेशनली। इनका कहने का मतलब ये है कि वे वहाँ पर जो लोग रेस, कास्ट, मतलब कलर को लेके जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही थी, उनमें काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसलिए और उन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था कि हमें किसी भी कलर के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग लोगों का विभाजन नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग उनसे काफ़ी आदर करते थे।
और क्या है फिर यहाँ पे देखिए कि हिज साउथ अफ्रीकन कंपेनिंग हैज़ ब्रॉट हिम इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस टाइप ऑफ इंडियंस। साउथ अफ्रीका में जिस तरीके का वो आंदोलन में शामिल थे, उससे उनकी पहचान जान मतलब भारतीय लोगों से भी काफ़ी हो गई थी और हर एक धर्म के लोगों से भी थी, हिंदू मुस्लिम पारसी किसी सभी लोगों से थी। ठीक है, तमिल एंड नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट लॉयर्स एंड वर्कर, मतलब उनकी जो दोस्ती थी और उनकी जो जान पहचान थी वो सभी लोगों से, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, पारसी ईसाई हो, गुजरात के लोग, ठीक है, तमिल के लोग हों, चाहे वो किसी भी मतलब चाहे वो व्यापारी हो, वकील हो, मजदूर हो, सभी तरह के लोगों से वो मिले थे, उनको मिलने जुलने का मौका मिला था। तो वो काफ़ी फेमस थे। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में काफ़ी आंदोलन चला चुके थे। किस वहाँ पे कैसा आंदोलन था, वहाँ पे कलर को लेकर था, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल को लेकर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर यहाँ पे है कि महात्मा गांधी spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs, and the overall situation. महात्मा गांधी जब यहाँ 1919 में आए थे, 1915 में यहाँ पे आए थे, तो पहले के एक साल उन्होंने क्या किया था कि वो पूरे देश में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और लोगों की समस्याओं को, लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हिज अर्लीस्ट, ये देखिए यहाँ पे कि अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इनटू कॉन्टेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन 1918। ठीक है, यहाँ पे है कि मतलब जिस तरीके से यहाँ वहाँ लोगों को घूम रहे थे, जा रहे थे, लोगों की समस्याओं को, ज़रूरतों को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो इसी के माध्यम से वो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब काफ़ी वो मिले थे, उन लोगों से उनका परिचय हुआ था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मील मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मतलब 1918 में अहमदाबाद में जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने हड़ताल कर रखा था। ठीक है, किस लिए? पैसा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनका ही काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, तो मतलब उनके ही लीडर बन गए थे। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल्स ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज बिटवीन 1919-1922। अब हम लोग आगे 1919 से 1922 के बीच में जो भी मूवमेंट्स, जो भी आंदोलन चले थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।